लालची बुढ़िया के गर्म पराठे। सुनीता अपने ठेले के आगे खड़ी होकर गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। तभी वहां दो ग्राहक आते हैं और सुनीता से कहते हैं, दीदी एक प्लेट जल्दी से आलू के पराठे लगा दीजिए। वो क्या है ना, अभी लंच हुआ है, फटाफट खाकर ऑफिस में जाना है। अगर लेट हुआ तो बॉस हाफ डे लगा देगा और घर भेज देगा। हाँ दीदी, ये पागल बिल्कुल सही कह रही है। अरे आज तो हम लंच लाने ही भूल गए, अगर लंच लाते तो इस तरह खड़े ना होते। अरे कोई बात नहीं बहनों, तुम मेरे हाथ के आलू के पराठे खाओगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम किसी ठेले का नहीं बल्कि खुद के घर का खा रही हो। और हाँ, अगर आपको ऑफिस जाने में देरी हो रही है, मेरा मतलब आपका लंच खत्म होने वाला है, तो मैं आपके लिए पैक करके दे रही हूँ। आप अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा लेना। सुनीता की बात सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और सुनीता करती भी ऐसा ही कुछ है। वो उन दोनों लड़कियों का लंच पैक कर देती है और दोनों लड़कियां सुनीता को 80 रुपए देकर वहां से चली जाती हैं। अपने हाथों में 80 रुपए देख सुनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उस पैसे को वो अपने गले में डाल लेती है। अभी दिन खत्म होने में काफी समय था, पर इसी तरह सुनीता की कमाई भी उस दिन के साथ काफी अच्छी हो रही थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद सुनीता अब अपने घर जाती है और अपने पैसों को गिनते हुए खुद से कहती है, आज भी अच्छी कमाई हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। प्रभु तुम अपनी कृपा मुझ पर यूं ही बनाए रखना। जब से मैंने ये पराठों का बिजनेस शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया है, वरना पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुनीता ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसकी छोटी बेटी पिंकी वहां आती है और अपनी माँ को इस तरह खुद से बात करता हुआ देख कहती है, माँ क्या बात है, आज कमाई नहीं हुई क्या, जो आपकी आंखें इस तरह गीली हो रखी हैं? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा? अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बता दो, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। पापा हमेशा मुझे सिखाते थे कि अगर आप गलत नहीं हो तो उसके घर में घुसकर मार कर आओ उसे। अरे मेरी छोटी डॉन, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ये आंख नम इसलिए है क्योंकि आज तेरे पिताजी की याद आ गई। पराठे का बिजनेस करना उनका सपना था, लेकिन शायद भगवान ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया और वो चल बसे। पर देख, उनके जाने के बाद मैंने उनका सपना पूरा किया और उनका सपना एक और है कि मैं तुझे अच्छे से पढ़ाऊं, लिखाऊं और इस काबिल बनाऊं कि हम लोग अपना ये ठेले का बिजनेस एक बड़े होटल में चेंज कर सके। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना, मैं खूब पढ़ूंगी और अपने छोटे से ठेले को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल दूंगी। पिंकी की ये बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगती है और वो उसे गले से लगा लेती है। इस तरह अब दोनों माँ बेटी थोड़ी देर हंसी खुशी से बात करने के बाद खाना खाकर जैसे ही सोने जाते हैं, वैसे ही सुनीता की सास गंगा का सुनीता के फोन पर फोन आता है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? इतने समय बाद आज आपने मुझे याद किया। वो इसलिए बहू क्योंकि जब से तू शहर गई है तब से तो हमें भूल ही गई है। मेरा मतलब है कि जब से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है तब से ना जाने तू अपनी बेटी के साथ ऐसी कौन सी दुनिया में विलीन हो गई जो तुझे अपने ससुराल वालों का ख्याल ही नहीं। अरे तेरे ससुराल में अब मेरे अलावा बचा ही कौन है? तेरे जेठ और जेठानी तो वैसे ही अलग हो गए। मैं बेचारी बुढ़िया गांव में अकेली पड़ी हुई हूँ। अरे कभी कभी अपनी सास को भी याद कर लिया कर। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो हमेशा से ही आपको अपने साथ रखना चाहती थी, पर आपने कभी भी मुझे अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज जो की थी। आपने हमें पहले ही घर से बेदखल कर दिया। यहाँ शहर आने के बाद भी मैंने कई बार इनको कहा कि हमें माँ के पास चलना चाहिए, पर मुझे बाद में पता चला कि आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हैं, और अगर आप हमें अपना ही मानती तो उनकी मौत पर भी आती। पर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं। अगर आप गिले शिकवे दूर करके हमारे साथ रहना चाहती हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तेरी जबान 6 गज से भी ज्यादा लंबी है। और हाँ, रही बात आने की, तो मैं तेरे पास आ रही हूँ क्योंकि तेरे जेठ जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहू और अपनी पोती के साथ रहना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर सुनीता कुछ नहीं बोलती और उसका मोस्ट वेलकम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन गंगा गांव से शहर आ जाती है, जहां वो अपनी बहू को सुबह से लेकर शाम तक बाहर रेडी पर आलू गोभी और भी कई तरह के पराठे बेचते हुए देखती है। गंगा अपनी बहू का ठेला देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगती है कि सुनीता इतनी अच्छी कमाई कर रही है तो क्यों ना वो खुद ही इस बिजनेस को संभाल ले। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने पैसे रोज आते होंगे। अब तो मैं शहर आ गई हूँ, मुझे बहू बेटी की क्या जरूरत, मैं खुद ये पराठे बेचूंगी। अगले दिन जब सुनीता सुबह ठेले की तैयारी कर रही होती है तो गंगा उसके पास आती है। बहू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरे हाथ में अब भी दम है, मैं भी तेरी मदद करूंगी।
तू सुबह घर के काम निपटा, मैं ठेला संभालती हूँ। माँ जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है, मैं तेरे पर बोझ नहीं बनना चाहती, तू जा घर का काम कर। मजबूरी में सुनीता को सास की बात माननी पड़ती है। गंगा ठेला संभालती है और सुनीता घर के काम और पिंकी की पढ़ाई में ध्यान देती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है। ग्राहक गंगा के हाथ के पराठे भी मजे से खाते हैं, पर कुछ दिन बाद गंगा की पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। एक शाम को पिंकी स्कूल से आकर देखती है कि ठेले पर बहुत भीड़ है। वो अपनी दादी के पास जाती है। दादी, आज इतनी भीड़ क्यों है और ये लोग लाइन क्यों लगाए हैं? अरे पोती, तेरी माँ पराठों में थोड़ा कम मसाला डालती थी, मैंने थोड़ा ज्यादा मसाला डालना शुरू कर दिया है, इसीलिए लोग अब ज्यादा आ रहे हैं। पर असलियत कुछ और थी। गंगा आटा और तेल बचाने के लिए पराठों का साइज छोटा कर रही थी और उसमें आलू की फिलिंग बहुत कम डाल रही थी। वो ग्राहकों को वही पराठे 50 रुपए में बेच रही थी जो सुनीता 40 रुपए में बेचती थी। ग्राहकों को लगता था कि दाम बढ़ गए हैं। अरे बुढ़िया, ये क्या दे रही है? ये तो बस आटे का टुकड़ा है, आलू कहाँ है इसमें? अरे ज्यादा बकवास मत कर, खाना है तो खा वरना निकल यहाँ। माँ, दादी तो ग्राहकों को डांट रही थी और पराठों में आलू भी बहुत कम था। क्या कह रही है पिंकी? मुझे तो लगा था माँ जी सब अच्छे से संभाल रही होंगी। अगले दिन सुनीता छिपकर ठेले पर नजर रखती है। वो देखती है कि गंगा न सिर्फ सामान कम कर रही है बल्कि पुराने ग्राहकों से भी रूखेपन से बात कर रही है। शाम को सुनीता ठेला बंद करके घर आती है और गंगा से बात करती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप पराठों में आलू बहुत कम डाल रही हैं और ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं कर रही है। ये बिजनेस हमारे ईमान पर चलता है, अगर स्वाद और व्यवहार खराब होगा तो ग्राहक भाग जाएंगे। देखती हूँ मैं ये धंधा, मुझे तुमसे ज्यादा आता है। तू पागल है जो इतनी मेहनत करती है। अरे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो सामान बेचना पड़ेगा ना। पर इससे हमारी बदनामी होगी। चुप, कल से तू घर में ही बैठ, अब मैं ये ठेला खुद संभालूंगी। पिंकी की पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़, अब तू भी मेरे साथ ठेले पर काम करेगी। ये सुनकर सुनीता और पिंकी दोनों दुखी हो जाते हैं। सुनीता को समझ आ जाता है कि उसकी सास का लालच वापस आ गया है। उसी रात सुनीता अपने पति की पुरानी डायरी देखती है जिसमें एक जगह लिखा था, अच्छा पराठा वो नहीं जिसमें ज्यादा आलू हो, अच्छा पराठा वो है जो बनाने वाले के प्यार से बनाओ। अगले दिन गंगा अकेले ठेला लगाती है। पहले कुछ ग्राहक आते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि पराठों का स्वाद बदल गया है और दाम बढ़ गए हैं तो वो वापस चले जाते हैं। एक हफ्ता बीतते बीतते गंगा की कमाई बहुत कम हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है इन ग्राहकों को, लगता है किसी ने नजर लगा दी है। तभी पिंकी अपनी दादी के पास एक गिलास पानी लेकर आती है। दादी, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। माँ ने कहा है कि आपको प्यास लगी होगी। दादी, आप परेशान मत होइए। पता है, जब माँ पराठे बनाती थी तो वो हर पराठे पर ग्राहक के लिए एक छोटी सी मुस्कान भी लगाती थी, शायद इसलिए लोग वापस आते थे। पिंकी की मासूमियत भरी बात सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी चीज ग्राहक का विश्वास है, जिसे उसने अपने लालच में आकर तोड़ दिया। पिंकी बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने तो पैसों के लालच में तेरा और तेरी माँ का बिजनेस खराब कर दिया। शाम को जब सुनीता घर आती है, मुझे माफ कर दे बहू, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सबसे मीठा होता है। कल से तू ही ठेला संभाल, मैं तेरे लिए पराठों का मसाला तैयार करूंगी। अगले दिन से गंगा ठेले पर नहीं बैठती बल्कि घर पर सबसे बेहतरीन मसाले पीसती है और पराठों के लिए स्वादिष्ट आलू की सब्जी तैयार करती है। सुनीता फिर से अपना ठेला संभालती है जिसमें उसका प्यार और ईमानदारी दोनों शामिल होते हैं। जल्द ही ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और सुनीता का बिजनेस पहले से भी ज्यादा चलने लगता है। वो जानती थी कि उसके ठेले पर सबसे जरूरी मसाला लालच नहीं बल्कि स्नेह और अच्छी नीयत थी। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया,
आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई। एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी, भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं।
इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहाँ कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता कहाँ है? उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। Thanks for watching.